नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड की अगर बात कीजिए तो इसमें आपको एंजाइम पढ़ना है। इसके पहले यूनिट फर्स्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं एंड लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया था। चैप्टर का ही ना आपके जो ये कोर्स है उसका नाम ही है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री में हमने 3 चीज़ें ख़त्म कर ली थी। अब हम जो आज नेक्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं पूरा एंजाइम के बारे में, ये आपका चैप्टर है। तो डिटेल से हम सब कुछ उनके डिस्कवरर के बारे में, एंजाइम्स क्या हैं, सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। और अगर इसके पहले आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एंजाइम्स को पढ़ने से पहले आपको प्रोटीन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी चीज़ की डिस्कवरी के बारे में या उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले इस एंजाइम्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम एंजाइम की स्टडी को कहते हैं एंजाइमोलॉजी। ठीक है, पहली बार ये टर्म जो एंजाइम है ये किसने दिया था, तो ये टर्म एंजाइम दिया था आपके विल्हेल्म कुहने ने। ठीक है, कुहने आप भी कह सकते हैं नॉर्मली। 1837 से लेकर 1900 के बीच में इन्होंने ये दिया था। 2 बातें आपने जानी, स्टडी क्या कहलाती है, एंजाइमोलॉजी कहलाती है, टर्म विलियम कुहने ने दिया था। ठीक है, अब बात की जाए अगर इसमें जो फर्स्ट एंजाइम के बारे में सजेस्ट किसने किया था। ठीक है, फर्स्ट सजेस्टेड अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम, की एंजाइम नाम की कोई चीज़ होती है, उसका कोई एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में बताया था बेजिलियस ने। किसने बताया था, बेजिलियस। ठीक है, बर्जीलियस ने, ठीक है, सॉरी बर्जीलियस होगा, बेजिलियस। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं एडवर्ड बुचनर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पहली बार एंजाइम जाइमेज नाम का एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया था, निकाला था ईस्ट से। किससे, ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक तरीके की फंजाई है, फंजाई से क्या किया था इन्होंने, निकाला था। ठीक है, इन्होंने इसको ईस्ट को निकाला था, जाइमेज नाम का एंजाइम को निकाला था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जेम्स बी सुमनर, क्योंकि इन सबके साइंटिस्ट के नाम ये काफ़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंजाइम्स में, तो उसके बारे में हम समझते हैं। इन्होंने बताया था प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम के प्रोटीन नेचर के बारे में। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन किया था यूरिएज एंजाइम का। ठीक है, UREASE ई रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यूरिएज एंजाइम का। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं बीडल एंड टार्टम, इन्होंने एक थियरी दी थी 1 जीन 1 एंजाइम के बारे में, और ये काम इन्होंने परफॉर्म किया था न्यूरोस्पोरा क्रैसा, एक प्लांट है उसके ऊपर इन्होंने परफॉर्म किया था न्यूरोस्पोरा क्रैसा। इन्होंने एक थियरी दी थी 1 जीन 1 एंजाइम की, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम मतलब इस लेक्चर में हम मोस्टली क्या क्या कवर करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है, क्लासिफिकेशन और आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम जानेंगे। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है एंड एक्शन ऑफ एंजाइम, ये कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे के लेक्चर्स में हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होता है उसका पूरा डेरिवेशन आपको पढ़ना है, लाइन वीवर्स बर्क प्लॉट क्या होता है उसके बारे में, आइसोजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। ये कुछ एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। सबसे पहले जो एंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस। प्रोटीनेशियस का मतलब क्या होता है, ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन। ठीक है, सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट कभी कभी पूछ लेता है कि ऑल एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ऐसा क्यों बोला गया है, प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ऐसा क्यों बोला गया है कि अभी आगे ही लाइन में दिया है कि कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के बने नहीं होते। मोस्टली आप देखेंगे अभी एक्टिव साइट भी एंजाइम्स की पाई जाएगी, टर्सरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो पूछा था उसी तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर आपके एंजाइम्स में भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं। जैसे आपका एक एंजाइम है राइबोजाइम, जो कि किसका बना है, न्यूक्लिक एसिड का। अब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का तो बना नहीं है, वो तो एसिड बेस शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बना हुआ है। तो
ये एंजाइम की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये बना किसका है, ये बना होता है आपके न्यूक्लिक एसिड से, राइबोजाइम। उसी तरीके से कुछ और भी हैं, अगर इसको आप लिखना चाहें यहाँ पे, कुछ और भी ऐसे एंजाइम हैं जो क्या है, नॉन प्रोटीनेशियस हैं, प्रोटीन के नहीं बने हुए हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियेज। अभी एक आपने पढ़ा राइबोजाइम, एक हो गया आपका राइबोन्यूक्लियेज, ठीक है। और आपका एक होता है कि दूसरा है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो आपके प्रोटीन से नहीं बने हुए हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियस राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से बनना है, ठीक है। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, एक तरीके का एंजाइम है जो नॉन प्रोटीनेशियस है, ठीक है। इसमें आरएनए के भी कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं। आपको दो चीज़ें पता चल गई कि ऑलमोस्ट अगर ये स्टेटमेंट देता है एंजाइम के बारे में तो सही है। ऑलमोस्ट एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सारे एंजाइम प्रोटीन से नहीं बने होते, क्योंकि अभी आपने देखा राइबोजाइम किससे बना हुआ है, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। उसी तरीके से राइबोन्यूक्लियेज, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ये सारे क्या हैं, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, आप जो है एंजाइम को देख सकते हैं, डेपिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं एंजाइम बाय लाइन डायग्राम, ठीक है। एक एंजाइम जो होता है लाइक एनी प्रोटीन हैज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसे कि एमिनो एसिड है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन आपका आपने देखा था, एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसी तरीके से आपके जो ये आपके प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं उनकी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, एक एंजाइम किसी भी प्रोटीन की तरह उसके पास सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, एक एंजाइम है, आपने देखा था जब मैंने प्रोटीन आपको पढ़ाया था कि इस तरीके से आपका ये होता है प्राइमरी एंड प्रोटीन, ठीक। फिर अगर सेकेंडरी की बात करें तो या तो वो क्या होता है, हेलिक्स के फॉर्म में पाया जाता है या सीट्स के फॉर्म में पाया जाता है, इस तरीके से पैरेलल एंटी पैरेलल हो गया। और एक होता है टर्सरी, जो इस तरीके के स्ट्रक्चर में पाया जा रहा था, जिसमें मायोग्लोबिन आपने पढ़ा था, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों थे। उसी तरीके से टर्सरी स्ट्रक्चर तक किसके पाए जाते हैं, आपके एंजाइम्स के भी पाए जाते हैं। और एंजाइम एक तरीके का प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन होता है। अब इसमें जो है, इस प्रोटीन में कुछ ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं, इस तरीके के क्रीसेंट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं। और ये क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट कहते हैं, ठीक है, एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम का बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट कहते हैं। ये हो गया एंजाइम। और एंजाइम का काम क्या होता है, ये किसी भी रिएक्शन की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। मतलब मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो 2 घंटे में काम कर रहा था बिना एंजाइम के, ठीक है, 2 घंटे में वो एक प्रोडक्ट बना रहा था, लेकिन अगर आप एंजाइम लगा देते हैं तो वही काम आपका 2 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करता है कैटालिटिक एक्टिविटी को, किसी एंजाइम की किसी भी रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है आपका एंजाइम। अब वो एंजाइम काम कैसे करेगा, मान लीजिए ये एंजाइम है, अब ये इसको बाइंड भी तो करना है सबस्ट्रेट से, किसी भी सबस्ट्रेट से बाइंड करके तभी ना एंजाइम क्या करेगा, आगे काम करेगा। तो ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, और इससे बाइंड करने के लिए इसके पास कुछ साइट्स होती हैं जिनको हम एक्टिव साइट कहते हैं, और यहीं पे ये बाइंड करता है। इसके लिए कुछ मॉडल्स भी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और रेड वाला जो दिख रहा है ये आपका कैटालिटिक साइट, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी को। अभी इन बातों को आप समझेंगे। तो अभी आप यहाँ स्टेटमेंट में देखेंगे कि किसी भी एंजाइम के पास क्या होता है, जब आप उसका टर्सरी स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे नीचे मैंने दिखाया, तो आप देखेंगे कि उनके बैकबोन पे, ठीक है, आपको प्रोटीन चेन के फोल्ड्स दिखेंगे। इस तरीके से फोल्ड्स आपने देखे जो मैंने ब्लू दिखाया। ये जो चेन होती हैं ये क्रिस क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, इस तरीके से क्रिस क्रॉस करेंगी और एक पॉकेट बना लेंगी। इस पॉकेट को क्रीवाइसिस कहते हैं, क्रीवाइसिस या पॉकेट बना लेंगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एक्टिव साइट। और इसी से आके जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे इस तरीके से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर तक एंजाइम्स के पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन का होता है, और उनमें जो है कुछ प्रोटीन के जो बैकबोन से उनकी फोल्डिंग हो जाती है और वहीं पे एक्टिव साइट बनता है, वहीं पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, ठीक है। एक जो आपका एंजाइम होता है वो है थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शन एट हाई रेट। अब यहाँ से अपने एक्टिव साइट से आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और उस रिएक्शन की एक्टिविटी, मान लीजिए ए से बी को बनने में
2 आवर लग रहे थे। जब फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे ब्लड चैप्टर तो वहाँ आपको देखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है, तब वहाँ आपको समझ में आएगा एंजाइम का रोल। जैसे आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप सबने कुछ 10 एंजाइम्स के नाम, हेक्सोकाइनेज, ठीक, आइसोमरेज के नाम आप पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी एक्टिव साइट से वो बाइंड करेंगे और उस रिएक्शन को हाई रेट से, बहुत उच्च दर से कराएंगे, ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं, देखिए कुछ आपको इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट भी देखने को मिलेंगे। ये एंजाइम्स क्या हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। कुछ इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट भी देखने को मिलेंगे जिनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट की बात की जाए तो ये क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, हाई प्रेशर पे भी काम करते हैं। जबकि जो एंजाइम्स आगे देखेंगे हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं। तो लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स ऐसे आइसोलेट किए गए हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे, हॉट वेंट्स, सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये स्टेबल होते हैं। जैसे आगे आप पढ़ेंगे पीसीआर चेन के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक एंजाइम यूज करते हैं थर्मस एक्वेटिकस, ठीक, जो एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, जो 90 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी काम करता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बीच में डिफरेंस बताया गया था, कैटालिस्ट क्या होते हैं और एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट और एंजाइम के बारे में रिलेट करके पूछ लेता है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई गई है कि इस तरीके से आपका एंजाइम है, एंजाइम्स में ही बैकबोन में देखिए इस तरीके से कुछ फोल्डिंग्स हो गई हैं और यही फोल्डिंग एक्टिव साइट बन जाती हैं। इसी एक्टिव साइट से आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और आगे क्या करेगा, प्रोसेस रेट रिएक्शन को बढ़ा के जल्दी से करेगा। सेम यहाँ पे भी दिखाया गया है कि टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये वाला एक्टिव साइट का एरिया है और यहाँ पे इस तरीके से फोल्डिंग हो जाएगी, सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। इस तरीके से दोनों अलग अलग आके एक दूसरे से बाइंड करेंगे और आगे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो होपफुली ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड, उनके बारे में आप लिख लीजिए। जैसे हाईएस्ट एंजाइम कौन सा, स्लोवेस्ट एंजाइम्स कौन सा है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए सबसे फास्टेस्ट एंजाइम की, तो सबसे फास्टेस्ट जो एंजाइम है, आप एंजाइम लिख लीजिएगा, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ब्लड वाले चैप्टर में जब आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका यूज आएगा। क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है। सबसे स्लोवेस्ट की बात की जाए तो सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ठीक है। क्या होता है, लाइसोजाइम। इसका तो आप देखेंगे फास्टिसिटी के बारे में, इसको यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट, ये दोनों आपने नोट कर लिया होगा। फिर हम पढ़ेंगे सबसे लार्जेस्ट एंजाइम। सबसे लार्जेस्ट एंजाइम कौन सा होता है, कैटालीज। कैटालीज क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट एंजाइम होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट एंजाइम कौन सा होता है, वो आपका होता है परऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अब चलिए हम एंजाइम का क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं कि एंजाइम का नाम कैसे पड़ता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है अमीनो एसिड सीक्वेंस, देख लीजिए कि किस तरीके का सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके का प्रोटीन ही है। और सिमिलैरिटी एंड दस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता चलता है, या एंजाइम एक्टिविटी देख लीजिए। अब एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, एंजाइम एक्टिविटी का मतलब होता है एन एंजाइम इज नेम इज ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम इट्स सबस्ट्रेट एंड फॉर द केमिकल रिएक्शन इट कैटलाइजेस। इसको देखिए, पहली बात, किसी भी एंजाइम को आप देखेंगे तो उसके लास्ट में आपको ये 3 लेटर्स देखने को मिल जाएंगे, दैट इज एज। कोई भी एंजाइम उठा के देख लीजिए, वो आपको मिल जाएगा, लाइपेज, न्यूक्लियस, पेप्टाइडेज, ठीक, एस्टरेज, इनोलेज, एल्डोलेज, आपको ये मिल जाएगा। एंजाइम एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप एंजाइम का नेम जो है कैसे डिराइव करेंगे, उसके सबस्ट्रेट से या जिस तरीके का केमिकल रिएक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक आपकी कमिश्नरी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्होंने डेवलप किया था इसका नोमेनक्लेचर और उसे नाम दिया था ईसी, एंजाइम कमीशन, ठीक है। अब ये एंजाइम कमीशन में आपको 6 देखने को मिलेंगे और इनका नाम जो है इसी सीरीज में रहेगा, ये कभी भी ये नाम इस सीरीज से चेंज नहीं होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, उस ट्रिक का नाम है ओठलिल, ठीक है,
ओठलील, ठीक है। ओठलील से आप याद रखेंगे ओ का मतलब होगा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये लाइन कभी भी चेंज नहीं होगी, ये ऐसे ही चलती है। ओ के बाद टी, टी के बाद एच, एच के बाद एल, एल के बाद आई, आई के बाद एल। उसी तरीके से ओ का मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी का मीन्स ट्रांसफरेज, एच का मीन्स हाइड्रोलेज, एल का मीन्स लाइएजेस, सबसे पहले आएगा लाइएजेस, ठीक है, फिर आइसोमरेज एंड लाइगेज, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रिक का, ओठलील से, OTH ओठलील, ठीक है, ठीक है। ओठलील से आप याद रख सकते हैं, या आप ओट हिल याद रख सकते हैं। हिल से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ओट लील से याद रखिएगा, इससे याद रहेगा, सीक्वेंस में पा जाएंगे। और पहला जो होगा EC1 होगा, एंजाइम कमीशन 1, दूसरा EC2, तीसरा EC3, EC4, EC5 एंड EC6, ठीक है। इस तरीके से इनकी नेमिंग की गई है। अब नेमिंग को हम देखते हैं कि नाम जो है उसका काम क्या है। ऑक्सीडो रिडक्टेज सबसे ज़्यादा EC1 ये जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इसका मीनिंग भी क्या होता है मैंने आपको पहली क्लास में सबको समझाया था। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो होता है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करता है दो आपके सबस्ट्रेट के बीच में। मान लीजिए कोई S है और उसके साथ H डैश है, तो इसमें से एक क्या होगा, एक S ऑक्सीडाइज हो जाएगा प्लस दूसरा डैश वाला रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को ये परफॉर्म करता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके, इसके एग्जाम्पल आप चाहे तो लिख सकते हैं पर ऑक्सीडेज, ठीक है, पर ऑक्सीडेज एग्जाम्पल डाल के आप लिख लीजिएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज के, ठीक है। ऑक्सीडेज, ठीक, आपके डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये इसके कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। सेकंड आता है ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करेगा, किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप का, आप सभी को पता है कि जैसे आपने मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, यहाँ OH दिख रहा था ना आपको फंक्शनल ग्रुप, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का पता चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कोई ना कोई पाया जाएगा, उनका ये ट्रांसफर करेगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 हो सकता है, कोई फॉस्फेट हो सकता है, कोई ईस्टर हो सकता है, ईथर हो सकता है, कोई पेप्टाइड हो सकता है, कोई ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन के बीच का या ग्लूकोज के बीच का, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, PN बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनका ट्रांसफर ये करता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आपका काइनेज एंजाइम, काइनेज के बारे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांस एमिनेज एंजाइम, इसके आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ये आपके नोट्स में नहीं दिया है, ठीक है। काइनेज और ट्रांस एमिनेज ये कुछ एंजाइम्स इसके ट्रांसफरेज के एग्जाम्पल हैं। फिर आपका थर्ड आता है हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज क्या करता है, ये हाइड्रोलिस जहां भी आ जाए तो इसका मतलब होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस बॉन्ड, मतलब बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा पानी के थ्रू, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा, आपके ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, उसको तोड़ने का काम करेगा। तो ये क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, और ये लार्जेस्ट क्लास है, ठीक है, लार्जेस्ट क्लास है ये, ठीक है। सारे जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम का एग्जांपल अगर आप इसका लिखना चाहें तो जैसे कि आपका पेप्टाइडेज, ठीक है, पेप्टाइडेज, लाइपेज, ठीक है, आपका न्यूक्लिएज, ठीक, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। फिर आ जाता है आपका लाइएज। लाइएज का मतलब होता है क्लीव्स वेरियस बॉन्ड बाय मींस अदर देन हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन। अब ये भी क्या करेगा, जैसे आपने देखा कार्बन हाइड्रोजन के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने का काम, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम, ये भी लाइएज का मतलब तोड़ने का ही काम करेगा। पहला एल है लाइएज, तोड़ने का काम, और लास्ट वाला जो एल है लाइगेज, ये जोड़ने का काम करेगा। लाइएज क्या करेगा, ये तोड़ने का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसके अलावा कोई प्रोसेस होगा जिससे ये तोड़ने का काम करेगा। और इसका एग्जाम्पल है आपका एल्डोलेजेस, जो आप ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे, इनोलेजेस, ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, बीच बीच में ये सारे एंजाइम्स आएंगे आपके। 5th नंबर का EC क्या होता है, EC एंजाइम कमीशन आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या करेगा, आइसोमेराइजेशन कराने का काम करेगा। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, ठीक है, चेंज विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाना, ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आइसोमरेज, चेंज कराना सिंगल मॉलिक्यूल में। इसके एग्जाम्पल में बहुत अच्छे हैं, जैसे आइसोमरेज ही एक तरीके का, आइसोमरेजेज, फिर म्यूटेजेस,
म्यूटेजेस आ जाएगा, एपीमरेजेस आ जाएगा। ये सारे क्या कराते हैं, एक एंजाइम के बीच में ही क्या कराते हैं, एक ही आपका वो सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा उसी के बीच में चेंज कराएंगे, एनोमरेजेस। और ये सब आपने पढ़ा भी है, एपीमर, एनोमर, ये सब क्या होते हैं, एक एक पोजीशन पे चेंज हो जाते हैं किसी सिंगल मॉलिक्यूल के। आप सब ने अपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट में इसको पढ़ा है। फिर आपका सिक्स्थ आ जाता है लाइगेजेस। ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं दो मॉलिक्यूल को कोवैलेंट बॉन्ड की तरह, जैसे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फेट और ऑक्सीजन बॉन्ड को जोड़ने का काम करेंगे लाइगेज। इसको सबसे अच्छा यूज आप पढ़ते हैं जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ लाइगेज का बहुत यूज होता है। ठीक है, डीएनए लाइगेज आप देखते ही हैं। ठीक है, तो ये कुछ 6 आपको देखने को मिलेंगे, कुछ और भी आगे होता है ट्रांसलोकेजेस, लेकिन यही मेन है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कोफैक्टर, सीधे आपके उसमें दे दिया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मेरे स्टाइल में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे मैं बात करूं तो एंजाइम जो है आपको 2 तरीके के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एंजाइम आपको 2 तरीके के देखने के मिल जाएंगे। एक होता है आपका सिंपल, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूं तो एक हो जाता है आपका सिंपल और दूसरा हो जाता है कॉन्जुगेट। सिंपल एंजाइम वो एंजाइम होंगे जिनको काम करने के लिए किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल एंजाइम क्या होंगे, जिनको काम करने के लिए किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं आपके ट्रिप्सिन, ठीक है, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, पेप्सिन, ये सारे क्या होंगे, ये सिंपल एंजाइम्स हैं, इनको काम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी होती। लेकिन जो कॉन्जुगेट एंजाइम्स होते हैं, कॉन्जुगेट कहीं भी वर्ड आ जाए, आपने कार्बोहाइड्रेट में भी कॉन्जुगेट पढ़ा, आपने प्रोटीन में भी कॉन्जुगेट पढ़ा, तो वहाँ आप क्या देख रहे थे, प्रोटीन के साथ कोई अलग चीज जुड़ी हुई है, एंजाइम उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट के साथ कोई अलग जुड़ी हुई है। तो ये कॉन्जुगेट एंजाइम जो होते हैं, या इनको एक और नाम दिया जाता है होलो एंजाइम। ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन के साथ साथ, ठीक है, इनको एंजाइम के साथ साथ कोई कोफैक्टर, कोई चीज भी चाहिए। अब इसको ऐसे समझते हैं, कॉन्जुगेट को हम, कॉन्जुगेट की अगर मैं बात करूं, कॉन्जुगेट या जिसको कि आप क्या कहते हैं, होलो एंजाइम भी कहते हैं, होलो एंजाइम। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है, एक प्रोटीन का पार्ट आपको प्रोटीन वाला रहेगा, उसके साथ कुछ और नॉन प्रोटीन पार्ट भी आपको देखने को मिलेंगे जो प्रोटीन नहीं होते, इसी वजह से इनका नाम क्या है, कॉन्जुगेट प्रोटीन। अब इसी में आते हैं यहाँ पे, जो प्रोटीन वाला पार्ट होगा उसे हम कहेंगे एपो एंजाइम, और जो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर। ठीक है, क्या कहेंगे, कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर जो है, फैक्टर आपके, ठीक है, कई तरीके के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जिसमें आप प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके मेटल्स। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और एपो एंजाइम और कोफैक्टर किसके पार्ट थे, होलो एंजाइम के। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिखा जाता है, होलो एंजाइम या कॉन्जुगेट जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब हम कोफैक्टर पढ़ते हैं। कोफैक्टर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं सेवरल, ये कई सारे पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। आपने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरीके से देखा था आपने, कई पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट, नॉन प्रोटीन पार्ट भी इनमें पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। ये एंजाइम से बाइंड होते हैं और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, देखिए एंजाइम का काम क्या है, एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो और एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एंजाइम क्या करता है, अपने कुछ चीज़ों को ले लेता है जो उसमें से हेल्प करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है आपका एंजाइम, एपो एंजाइम वाला पार्ट। ठीक है, ये है आपका एपो एंजाइम, और इससे कोफैक्टर या को एंजाइम आके बाइंड करेगा, और फिर आके सबस्ट्रेट जब इससे बाइंड करेगा तो ये क्या करता है, होलो एंजाइम बनता है और इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइड भी किया गया है कि कोफैक्टर्स जो होते हैं इनमें 3 तरीके के हो सकते हैं, इसेंशियल आयंस हो सकते हैं, अब ये एक्टिवेटर मेटल्स हो सकते हैं जो कि लूजली बाउंड होते हैं, या मेटल आयंस या मेटलो एंजाइम्स हो सकते हैं जो टाइटली बाउंड होते हैं। यहाँ सबसे भी क्वेश्चन पूछता है, को एंजाइम्स लूजली बाउंड होते हैं जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली, ये मोस्ट पूछने वाला क्वेश्चन है। को एंजाइम्स, को का नाम है सहायता करने के लिए, तो लूजली बाइंड होंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड होते हैं। ठीक, अब कोफैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे मेटल आयन, सल्फर, आयरन सल्फर क्लस्टर, या ऑर्गेनिक हो सकते हैं जैसे फ्लेविन, हीम। ठीक है, ये सारे आपके हो सकते हैं। अब जो ये होते हैं, ये क्या करते हैं,
प्रोटीन पोर्शन से मिलके, प्रोटीन पोर्शन को हम एपोएंजाइम कहते हैं, और उससे कोफैक्टर जुड़े होते हैं। वो कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है, या मेटल एंजाइम, और ये मिलके क्या बनाते हैं, पूरा होलो एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यहाँ पढ़ा आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये जो है इनको हम कोफैक्टर से अलग कर सकते हैं। जो आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन दैट, क्योंकि ये क्या हो सकते हैं, ये टाइटली बाउंड होंगे एंजाइम से। याद रखिएगा, इसका सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, पीटी से आप याद रख सकते हैं। अपने स्कूल में आप पीटी करते थे ना, पीटी, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं, पीटी से आप याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए परऑक्सीडेज हो गया, कैटालेज हो गया, विच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या करते हैं, H2O2 को तोड़ने का काम करते हैं और H2O और ऑक्सीजन बनाएंगे, पेरोक्सीडेज जो होते हैं। ठीक है, हीम भी एक तरीके का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो कि क्या होता है, किसका पार्ट है, हीमोग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन, हीम क्या है, एक तरीके का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और इसमें कुछ मेटल्स जुड़े होते हैं, जैसे कि Fe, आयरन जुड़ा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे कोएंजाइम के बारे में। कोएंजाइम क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इनका एसोसिएशन ओनली ट्रांजिएंट। ओनली ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, ये जो जब जरूरत होती है तभी आके बाउंड होते हैं। कोएंजाइम्स जो होते हैं सर्व एज अ कोफैक्टर बहुत सारे रिएक्शंस के लिए। ठीक है, और मोस्टली कोएंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। किससे बने होते हैं, विटामिन से बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD, ये जो है विटामिन B3 से मिलकर बना होता है। किससे, विटामिन B3 से। ठीक है, उसी तरीके से आपका NADP, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, विटामिन B से मिलकर बने होते हैं। आगे आप और सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं कोएंजाइम A, कोएंजाइम A आप आगे पढ़ेंगे। कोएंजाइम A ये विटामिन B5 से डिराइव्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बारे में चीज़ें हैं। उसके बाद से मेटल साइन, मेटल भी जरूरत होती है। तो कुछ ऐसे कोफैक्टर्स एंजाइम्स होते हैं जिनको मेटल की भी जरूरत होती है अपनी एक्टिविटी को अच्छा करने के लिए। ठीक है, जैसे जिंक इज द कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। आप एक एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोक्सीपेप्टाइड, जिसमें जिंक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम which testifies that they play role crucial role in the catalytic activity of the enzyme। अगर आप क्या कहते हैं, ये मान लीजिए कोई एंजाइम है, एपोएंजाइम जिसको कह रहे हैं आप, उससे कोफैक्टर जो है जुड़ा हुआ था। अब ये क्या अपना काम इफिशिएंटली कर लिया। जैसे ही इस कोफैक्टर को आप हटा देंगे तो ये क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये चीज़ को टेस्टिफाई करता है, इस बात को ये सिद्ध करता है कि एंजाइम में को परफॉर्म करने के लिए कैटालिस्ट या कोफैक्टर का होना कितना जरूरी है। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए एंजाइम जो है, अब हम आगे एंजाइम काइनेटिक पढ़ने वाले हैं, एंजाइम की एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कुछ दो मॉडल्स दिए गए थे, जिसमें हमने पहला मॉडल देखा है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट थे 1894 में एमिल फिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने एक बात कही कि जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, एक एंजाइम है वो किसी सबस्ट्रेट के साथ मिलकर तभी ना उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। मान लीजिए सबस्ट्रेट को 1 घंटे में 1000 प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके लिए कोई एंजाइम लगा जाएगा। तो उन्होंने बताया कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्बिनेशन है ये लॉक एंड की तरह होता है, ताला और चाबी की तरह होता है। किसकी तरह, ताले और चाबी की तरह होता है। जैसे एक ताले में एक ही चाबी फिट होगी, उसी तरीके से एक एंजाइम के साथ एक ही सबस्ट्रेट फिट होगा। ठीक है, लेकिन बाद में इस जो इनका जो ये मॉडल था, इसमें कई सारी चीज़ें आई, कई सारे इसके ड्रॉबैक आए। उसके बाद दूसरा मॉडल आया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसके बारे में बताने वाले थे 1958 में डैनियल क्लोसलैंड ने इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब उनके अंदर लचीलापन पाया जाता है। अब लचीली चीज़ें क्या होती हैं कि उनको जिस तरीके से मोड़ दीजिए वो फिट हो जाती हैं। तो इन्होंने बताया कि
जो एंजाइम होता है वो लचीला होता है और वो अपने एक्टिव साइट में, एक्टिव साइट से ही आके इस तरीके से, एक्टिव साइट था इसी से आके कोई एंजाइम यहाँ पे इस तरीके से बाइंड कर रहा था, सबस्ट्रेट आके बाइंड कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि ये जो एक्टिव साइट है ये प्रॉपरली बार बार अपने आप को चेंज करता रहता है जब तक कि जो सबस्ट्रेट है वो इसमें अच्छी तरीके से फिट ना हो जाए। ये दूसरा मॉडल है। इसके बाद भी कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया हाल्डाने वगैरह, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल यही दो हैं। कोसलैंड ने बताया कि इनमें क्या होता है, ये एंजाइम है, ठीक है, ये आपका एंजाइम है, उल्टा ये लग गया है, एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है और ये एक्टिव साइट है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, दोनों आके बाइंड किए ये इस तरीके से और फिर अलग हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से दो मॉडल थे। अब हम एंजाइम काइनेटिक्स और एंजाइम के एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम काइनेटिक क्या कहता है, ये कहता है कि एंजाइम जो काइनेटिक्स है ये कहता है एंजाइम काइनेटिक डील्स विथ रेट्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन वेरियस पैरामीटर्स दैट गवर्न दीज रेट। देखिए अब एंजाइमेटिक रिएक्शन होने के लिए, मतलब ए से बी बनने के लिए कुछ चीज़ें लगती हैं जो इसके रेट को क्या करती हैं, गवर्न करती हैं, इसकी दर को क्या करती हैं, रूल करती हैं। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन क्या है सबस्ट्रेट का, मतलब सबस्ट्रेट कितने अमाउंट में पाया जा रहा है, ये एंजाइम का कंसंट्रेशन क्या है, एंजाइम कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, इसका पीएच क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है। अभी ऊपर ही आपने देखा कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली जो एंजाइम है, इस बात को लिख लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये क्या करता है, ऑप्टिमम, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यहाँ तक ये अच्छे से काम करता है। इससे अगर आप आगे बढ़ाएंगे, अभी आप इसके उसमें पढ़ेंगे इफेक्ट में, तो भी इसकी एक्टिविटी घट जाती है और अगर कम करेंगे तो भी एक्टिविटी क्या होती है, खराब हो जाती है। तो इसके लिए एंजाइम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उसका टेम्परेचर, उसका पीएच, सब कुछ बैलेंस होना जरूरी है। और एंजाइम की एक्टिविटी को खराब करने के लिए कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं, वो भी इसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे एंजाइम काम कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है एंजाइम का काम करने का, कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला डायरेक्ट बन गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। इन चीज़ों को आप धीरे धीरे समझेंगे। इस सेक्शन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो एंजाइम जो होता है वो वेरियस स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप का है, पहले सबस्ट्रेट आएगा जिसको कि हम एस से डिनोट करेंगे। ये अटैच होगा सरफेस ऑफ एंजाइम से, कहाँ पे, एक्टिव साइट पे। मान लो ये एंजाइम है, ठीक है, इसका यहाँ आपको एक्टिव साइट दिख रहा होगा, इससे आके ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड करेगा और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट से आके बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक। इसके बाद अब क्या होगा कि आफ्टर दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सबस्ट्रेट बिकम एक्टिवेटेड। अब इसके बाद क्या होगा, सबस्ट्रेट जो हो जाएगा वो एक्टिवेटेड हो जाएगा और इनका जो बॉन्ड है वो पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड हो गया। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अंडरगो केमिकल चेंज। अब इस एक्टिवेट होने के बाद इनमें क्या होगा, इनके बॉन्ड्स में भी आप आगे पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। किसमें, एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। हमको प्रोडक्ट ही तो चाहिए था, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। और जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एक बार बन गया तो फिर एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। फिर से इस एंजाइम का हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आपके रिवर्सिबल होते हैं, फिर से आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेप चलते हैं। यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट की हिंदी दे रखी है, बाकी का नहीं हो पाता, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जितने सारे अबव इवेंट्स आपने देखे ये कहाँ होते हैं, ऑल द अबव इवेंट टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ एंजाइम। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एंजाइम की सतह पर होंगी। ये एंजाइम है, इसकी सरफेस पे होंगी, ठीक है। दैट इज एट द एक्टिव साइट पे होंगी, जहाँ पे बाइंडिंग होगा। एंड द कैटालिटिक ग्रुप, जो कैटालिटिक ग्रुप होगा वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करता है सबस्ट्रेट को, ठीक है। इससे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। इनमें क्या होता है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेप एंजाइम कैटालिसिस में क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन गया लेकिन वो एक्टिवेट हो। और ये एक्टिवेट कैसे होता है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में क्या होता है, इंटरैक्शन होता है। ये इंटरैक्शन कैसा होता है, नॉन कोवैलेंट टाइप का। कैसा बॉन्ड बनता है, नॉन कोवैलेंट, जनरली नॉन कोवैलेंट बनता है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, उनमें चेंज होगा वो एक्टिवेट होगा, तभी तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स आगे जाके बनाएगा।
और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा। मोस्टली ये जो चेंज है वो नॉन कोवेलेंट टाइप का होता है, जबकि कभी कभी कुछ केसेस में एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड भी बन जाता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, ठीक है। और लेकिन ये बॉन्ड टूट जाएगा जब एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट भी जाता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे कैसे बॉन्ड है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कभी कभी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है जो कि बाद में टूट जाता है। देखिए अब कुछ चीज़ों को हम समझेंगे। ट्रांजिशन स्टेट थियरी एक होती है केमिकल रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन अकर इफ इट इज थर्मोडाइनमिकली फिजिबल। अब इसमें थर्मोडाइनमिक्स की कुछ चीजें लगती हैं, जैसे थर्मोडाइनमिक्स आपने पढ़ा है ना फिजिक्स में। अगर कोई केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब वो थर्मोडाइनमिकली फिजिबल होगा, मतलब अगर वो थर्मोडाइनमिक रूप से संभव है तभी होगा। जैसे दिस मीन्स दैट इज द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट मस्ट रिजल्ट इन नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज। कब कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में, मान लो कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कब चेंज होगा, जब उसके पास नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज हो। डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशन सच एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी एंजाइम जो है कैसे काम करता है, ये एक रिएक्शन है, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। अगर आप इसको एंजाइम नहीं दे रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, अगर आप इसको एंजाइम नहीं दे रहे हैं तो ये चीज़ को होने में इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आपने इसको एंजाइम दे दिया तो ये इसको होने में बस इतना ही टाइम लग रहा है, और ये जो टाइम लग रहा है इसी को हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा जी कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा जी कह रहे हैं, ठीक। अब ये डेल्टा जी है, जो डेल्टा जी जो है ये देखिए ये क्या है, डेल्टा जी ऑफ एक्टिवेशन, जब एंजाइम आपने नहीं दिया, ठीक है, जब एंजाइम आपने दे दिया तो इतना टाइम लगा। और ये क्या, डेल्टा जी ऑफ एक्टिवेशन नॉन एंजाइमेटिक, जब आपने एंजाइम नहीं दिया तो डेल्टा जी इतना ज़्यादा है, ठीक है, इतना है यहाँ तक। और डेल्टा एंजाइम देने के बाद आपका डेल्टा जी क्या हो गया, थर्मोडाइनमिक जो एनर्जी है वो क्या गई, कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने में डेल्टा जी क्या है, कम लगा। तो क्या होता है, कोई भी एंजाइम तभी, और ये जो स्टेट कहलाती है ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो होता है किसी भी एंजाइम का, क्या होता है कि जब एंजाइम से प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने में क्या हो, कम एनर्जी देनी पड़े, ठीक है, कम एनर्जी लगे, ठीक। तो यहाँ पे as is evident from the reaction coordinate that reactant have to overcome free energy barrier before the product can be formed, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, अपनी एनर्जी को ओवरकम कर लेता है जैसे आपका प्रोडक्ट बनने से पहले ही, ठीक है। द एनर्जी बैरियर इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, और इस एनर्जी को, बैरियर को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए अगर आपने जो है यहाँ पे देखिए एनर्जी है, ठीक, एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, दूसरा एंजाइमेटिक रिएक्शन है। इस नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, जितना टाइम ये ले रहा है एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है। और इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए हम एंजाइम लगाते हैं। जब एंजाइम नहीं है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कि मतलब किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एंजाइम दे रहे हैं, यहाँ देखिए एंजाइम दे दिया है आपने, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सबस्ट्रेट टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि कितना कम से कम एनर्जी लगाया जाए किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, ठीक है। ये मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर्ड बाय सबस्ट्रेट टू चेंज इनटू प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कन्फर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू द पीक पोजीशन ऑफ द प्रोफाइल इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, और इस पीक पोजीशन को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। इसका ट्रांजिशन स्टेट इतना ज़्यादा है और इसका ट्रांजिशन स्टेट इतना नीचे है। तो जब हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, अगर हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दें तो हमारा एंजाइम जो हमारा सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में जल्दी चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है।
इन ट्रांजिशन स्टेट केमिकल बॉन्ड्स आर प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड और ब्रोकन। इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में आपका केमिकल बॉन्ड बनता और टूटता रहता है। इट इज देयरफॉर द मोस्ट एक्टिवेटेड हेंस हाईली अनस्टेबल एंटिटी इन दिस रिएक्शन पाथवे। ठीक है, मोस्ट एक्टिवेटेड जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल। द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट हेल्प टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट आप पढ़ रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी समझ रहे हैं, वो किस लिए समझ रहे हैं कि हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को समझ पाएँ, कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को समझ पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंस द मॉलिक्यूल इन द ट्रांजिशन स्टेट आर द वंस विच लीड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन द ट्रांजिशन स्टेट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल पे और कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर मान लीजिए एक बात को याद रखिएगा कि अगर जो एनर्जी लेवल है, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, यानी कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है, अगर P इज एट लोअर लेवल देन S, अगर जो P है आपका, ठीक है, P जो है आपका वो S से लोअर लेवल पे है, मतलब नीचे की तरफ है, तो इस तरीके का रिएक्शन क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर ये नीचे वाला लेवल है, लोअर लेवल पे है, लेकिन अगर यही चीज़ क्या हो, इसके बराबर में हो यहाँ पे, तो इस तरीके का रिएक्शन क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा एक और। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा और इसको यहाँ ऊपर रखिएगा इस तरीके से। तो इस बात को आपको समझ में आ गया। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब इसको ये एनर्जी लिबरेट करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा, इसको अलग से एनर्जी नहीं देखनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक में क्या होता है रिएक्शन में, वो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि ये अगर बराबर में है तो यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, however whether it is an exothermic or spontaneous or endothermic reaction or energy requiring reaction, S has to go through much higher energy state और ट्रांजिशन स्टेट। तो H जो आपका सबस्ट्रेट है, चाहे वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, मतलब अपने आप सतत चलने वाला, या एंडोथर्मिक हो, एनर्जी आपका एक्सोथर्मिक हो, तो उसमें क्या होती है, हायर स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट में होता है। जो डिफरेंस होता है एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इसमें देखिए एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम बहुत ज़्यादा है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी को आप कम कर दे रहे हैं तो प्रोडक्ट जल्दी से बन जा रहा है यहाँ पे, और उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम कौन कर रहा है? एंजाइम कर रहा है। ठीक है, तो एंजाइम यूजुअली इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ S to P। तो एंजाइम क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को ब्रिंग डाउन करते हैं, नीचे ले आते हैं, और एंजाइम जो है प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेचर ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये मैंने NCERT से लिया है, काफ़ी इजी सा चीज़ है। जो एंजाइम नेचर क्या होता है इनका, ठीक है, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है एफीमेरल, काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, बाद में ये प्रोडक्ट में और फिर एंजाइम अलग हो जाता है। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद देखिए, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसे होता है? फर्स्टली क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट पे एंजाइम के, और एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बाइंडिंग जो होती है सबस्ट्रेट की, वो इंड्यूस करती है एंजाइम के शेप में चेंज करेगी, और वो मोर टाइटली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जब एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या होगी, नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, अब क्या होगा, सबस्ट्रेट बेक करेगा और केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट जो होंगे न्यू एंजाइम प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, और फिर जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, एंजाइम रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, और फिर से ये साइकिल आपकी क्या होगी, चलेगी, इसी तरीके से चलती रहती है। ठीक, अब कुछ फैक्टर्स ऊपर ही हमने देखे थे जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसमें से पहला फैक्टर आप अगर जाने, दो, टेम्परेचर एंड पीएच। देखिए, एंजाइम को जनरली फंक्शन करने के लिए टेम्परेचर और पीएच क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होने चाहिए। ठीक है, अगर हाईएस्ट हुआ टेम्परेचर, ठीक है, तब भी एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी, और अगर लोवेस्ट हुआ पीएच तब भी क्या होगी, एंजाइम की एक्टिविटी खराब होगी। अगर हाई टेम्परेचर आप दे देंगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। तो इसके लिए ग्राफ से आप समझेंगे, ये ग्राफ है, देखिए
आपका इफेक्ट ऑफ पीएच और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये एंजाइम की एक्टिविटी है, ये हमेशा इसी पॉइंट पे काम करेंगे, ठीक है। अगर आप एंजाइम की एक्टिविटी मतलब ये 40 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए है और पीएच मान लीजिए 7 पे काम करता है, उल्टा कर दिया मैंने, मान लीजिए पीएच 7 पे काम करता है और ये क्या करेगा, पीएच आपका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहीं पे ये काम करेगा यहीं तक। अगर इससे नीचे आप ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अगर एनर्जी आपका पीएच इससे कम होगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, इससे ज़्यादा करेंगी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा। सेम टेम्परेचर के साथ भी है कि ये ऑप्टिमम पे ही काम करेगा। अगर इससे नीचे आप इसका टेम्परेचर करेंगे तो ये क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और इससे ऊपर करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे एक आपके ऑप्टिमम पे ही काम करता है। सेकेंड है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लिखने वाला तो आप जानते हैं, हिंदी में भी दिया, इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब सबस्ट्रेट कितनी मात्रा में है, ठीक है। और एंजाइम क्या है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है, विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज एट फर्स्ट, ठीक है। देखिए पहले क्या होगा कि मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है, अभी इसको समझते हैं। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेड एज Vmax which not exceeded by any further rise in concentration of the substrate. This is because enzyme molecules are fewer than the substrate molecule. After saturation of these molecules, there are no free enzyme molecule to bind with addition substrate complex. देखिए यहाँ पे क्या होता है, इससे आप समझिए, ये दिया है यहाँ पे कंसंट्रेशन का, कि देखिए सबस्ट्रेट क्या होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही होगा ना सबस्ट्रेट, ठीक। तो अगर सबस्ट्रेट जो है एक बार यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए कुछ इतने 10 सबस्ट्रेट थे, ठीक है, और आपके 10 एंजाइम थे, 10 एंजाइम मान लीजिए है। Vmax by 2 का मतलब होता है, Vmax का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी जितनी थी बाइंड करने की, जितना एंजाइम रहेगा उतने ही सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि Vmax पे Km वैल्यू आगे आप पढ़ेंगे, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं इनको, ये सब आगे पढ़ेंगे आप, बस अभी यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। Vmax का मतलब है कि आधा सबस्ट्रेट आधे एंजाइम से बाइंड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अभी तो पॉसिबिलिटी है कि आधा बाइंड कर गया है, और Vmax यहाँ पूरा का मतलब कि यहाँ तक पूरा एंजाइम आपका बाइंड हो गया है। अब इसके बाद आप सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। अगर एंजाइम नहीं है तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ तक पूरी तरीके से बाइंड कर चुका है। यही बात यहाँ पे समझाई गई है कि यहाँ पे क्या होता है, नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विथ एडिशनल सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगर आप क्या करेंगे कि Vmax अगर वो पूरी तरीके से अपने आप को बाइंड कर लिया है तो आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते रहिए, एंजाइम ही नहीं है तो वो किससे बाइंड करेगा, ठीक। सेकंड आते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स जो हैं आपके 12 क्लास में केवल एक इनहिबिटर दिया है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, लेकिन यहाँ पे हम कई सारे के बारे में पढ़ेंगे। इनहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इनहिबिट कर देना, रोक देना, निषेध। इनहिबिट का मतलब ही होता है निषेध, रोक देना, ठीक है, हिंदी में। अब इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये कुछ तरीके के होते हैं, जैसे 3 तरीके के आपको पढ़ने हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव से नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी बीच में कॉम्पिटिशन होगा। इस तरीके के जो इनहिबिटर होते हैं ये क्या करते हैं, ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एंजाइम एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स स्ट्रांगली, जो मान लीजिए इस तरीके का आपका दिख रहा है सबस्ट्रेट, सेम इसी तरीके के इनहिबिटर्स भी पाए जाते हैं, ऐसे ही एकदम डिट्टो दिखेंगे। तो अब देखिए एक्टिव साइट तो एक ही है, या तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए कोई इनहिबिटर आ गया गलती से, या तो वहाँ पे अगर मान लीजिए आपके घर में एक स्विच है, ठीक है, अब उससे या तो आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं अपनी मम्मी का, ठीक है, एक टाइम पे तो एक ही होगा। अब आप मल्टी स्विच वाला मत यूज़ करिएगा, यहाँ पे मैं एक कंडीशन बता रही हूँ, एक टाइम पे एक ही जाके बाइंड करेगा। तो अगर यहाँ पे जाके इनहिबिटर बाइंड कर ले तो मान लीजिए कोई रिएक्शन ए से बी में जाना था, अब यहाँ पे जो ए पे जो है इनहिबिटर आके बाइंड कर लेगा तो इनहिबिटर का नाम ही है कि ये रोक देगा, इसको निषेध कर देगा, आगे रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इस तरीके के इनहिबिटर को कॉम्पिटिटिव, यहाँ किसका कंपटीशन, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में, क्योंकि दोनों एक तरीके से दिख रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, आप पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल में। ये क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो एंजाइम हो वो इनहिबिट कर दिया जाता है माइलोनेट के द्वारा। जो डिट्टो सक्सीनेट, जो सक्सीनेट एंजाइम है, सक्सीनेट से क्या बनना है आपका
सक्सिनेट जो है, सक्सिनेट चेंज होगा दूसरे एंजाइम में, किसकी मदद से? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। अब वहाँ पे सक्सिनेट की जगह पे क्या आ जाए? माइलोनेट आके सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से बाइंड कर जाएगा। वो क्या करेगा? आगे इसके प्रोसेस को होने ही नहीं देगा। इसी तरीके का जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ही हम यूज करते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का यूज कर देते हैं, जिससे हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनके आप ये जो एग्जांपल्स हैं इनसे काफी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव, ये नॉर्मल देखिए है, यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके बाइंड कर दिया, और ये जब बाइंड कर जाएगा तो ये क्या करेगा? सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को रोक देता है। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? ये क्या कहूँगी? बाइंड टू साइट अदर देन सबस्ट्रेट। जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है उससे अलग कहीं जाके बाइंड कर देंगे। लेकिन जब ये बाइंड कर देते हैं ना, तो जो उसकी Km वैल्यू है, जो ऊपर आपने पढ़ा, उसको क्या करते हैं? Km वैल्यू है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी है Vmax जो है कि अपने मैक्सिमम तक वो पहुंच जाए, उसको वो घटा देते हैं, जिसकी वजह से ये अफेक्टेड हो जाते हैं। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? ये कैन नॉट बाइंड टू फ्री एंजाइम। ये फ्री एंजाइम से बाइंड नहीं करेंगे। ये कब बाइंड करेंगे? जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तब ये जाके बाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के इनहिबिटर क्या करते हैं? तभी इफेक्टिव होते हैं जब हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो। यहाँ पे इन दिस प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इनएक्टिव। और जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से इस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, उससे आगे बाइंड कर जाएगा और उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। लेकिन ये सबसे रेयर टाइप का, सबसे कॉमन टाइप का आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक। तो अब आपको इनहिबिटर्स भी समझ में आ गए होंगे। कॉम्पिटिटिव में आपने एग्जाम्पल तो देख लिया। नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल की बात करें तो साइनाइड पॉइजनिंग, ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइजनिंग की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, POISNING, साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन क्या करता है? प्रिवेंट कर देता है सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया में। तो पेनिसिलिन भी आप लिख देते हैं, प्रिवेंट कर देता है सेल वॉल की फॉर्मिंग को बैक्टीरिया में, ठीक है। इस तरीके के कुछ इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे हम कुछ और भी चीज